हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम BHIC 110, ठीक है, जो भारत का इतिहास वाला पेपर है आपका, कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स हिंदी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा अगर आपने अभी तक BHIC 110 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है तो आप उसको परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद जो आपके सामने पेज खुल के आएगा, आप यहाँ पे अपने पेपर कोड्स को सर्च करोगे तो आपके जो भी पेपर कोड्स हैं वो सारे के सारे जो गेस्ट पेपर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि BHIC 110 का गेस्ट पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको सेपरेटली मिल जाएगा। बाय पेइंग ₹49 आप इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर गिवन है, आपकी जो भी क्वायरीज हैं आप हमें उस नंबर पे भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, उसके शिक्षा नीति संबंधी विवाद पर टिप्पणी करनी है। तो गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जब हम उनके उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो उस टाइम पे ये कंपनी भारत में थी। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि उसकी जो शिक्षा नीति संबंधी विवाद है आपको उसके बारे में बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट, विवादास्पद का मतलब होता है कि जिसके ऊपर विवाद होता रहता है समय समय पे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में शासन को मजबूत करना, प्रशासन चलाना और अपने राजनीतिक आर्थिक हितों को सुरक्षित करना था। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी इसका क्या उद्देश्य था कि भारत के अंदर वो अपने शासन को मजबूत करेगी सबसे ज्यादा, और भारत के अंदर जो भी प्रशासन है सारा प्रशासन वो खुद से चलाएगी, और अपने हितों की सबसे ज्यादा उसको चिंता थी। शिक्षा नीति भी इसी हित से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसे लेकर बड़े विवाद उत्पन्न हुए। तो ऑब्वियसली क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये नीति लेकर आई थी तो उसने केवल अपने फायदे के बारे में सोचा और अपने हितों के बारे में सोचा, जिसकी वजह से इस नीति पर विवाद होते हैं। सबसे पहले शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप समझें तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की परंपरागत जो पाठशालाएं थी, मदरसे थे, गुरुकुल थे, उनको कोई भी समर्थन नहीं दिया। कंपनी का तर्क था कि ये जो तुम्हारी पुरानी व्यवस्था है, शिक्षा जैसे कार्य उसके दायरे में नहीं आते। इस रवैये की आलोचना हुई क्योंकि पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति धीरे धीरे कमजोर होती गई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि भारत की जो परंपरागत जो पूरी शिक्षा पद्धति थी उसको उन्होंने कमजोर कर दिया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा विवाद हम देखते हैं ओरिएंटलिस्ट और एंगलिस्टों का जो होता है, दो विचारधाराओं के बीच में होता है। ओरिएंटल वाले जो हैं उनका क्या मत होता है कि भारतीयों को संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी पारंपरिक भाषाओं में शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सुरक्षित और विकसित करना आवश्यक है, कि मतलब हमें जो हमारी खुद की जो संस्कृति है, जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, जो भी हमारा पुराना ज्ञान परंपराएं हैं, उन सभी को हमें विकसित करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विलियम जोन्स, HT प्रिंसेप आदि इस विचारधारा के समर्थक थे। फिर दूसरे थे आपके एंगलिस्ट, ठीक है, इनका क्या मत था, तो शिक्षा आधुनिक होनी चाहिए। तो ये लोग बात करते थे कि जो भारत में शिक्षा आप दे रहे हो वो आधुनिक हो, और सबसे ज़्यादा उसमें जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश पर वो जोर देते थे। कंपनी को पश्चिमी विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचार भारत में फैलाने चाहिए। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इसके प्रमुख समर्थक रहे थे। ठीक है, तो आपका दो ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद आप तीसरा जो पॉइंट बताएंगे वो मैकाले मिनट्स का बताएंगे। तो 1835 में मैकाले ने क्या दावा किया कि अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान भारतीय भाषाओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, उसने अंग्रेजी माध्यम से क्लर्क वर्ग तैयार करने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा वर्ग जो कंपनी की प्रशासनिक जरूरतें पूरी करेगा। तो एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो भारतीय तो होगा लेकिन उसने जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में पाई होगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसने शिक्षा पाई होगी, और वो वहां पे जितने भी प्रशासनिक जरूरतें हैं, प्रशासनिक कार्य वो पूरे करेगा। तो ऐसा मैकाले ने सुझाव दिया था। इस फैसले की आलोचना हुई क्योंकि भारतीय भाषाओं और साहित्यों को इसमें हीन बताया गया था। और यहाँ पे वो शिक्षा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो नौकरशाही तैयार करना चाहते हैं, वो प्रशासनिक ढांचा तैयार करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे लोगों को चाहते हैं जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करे। आम जनता शिक्षा से दूर होती गई क्योंकि अंग्रेजी सभी के लिए सुलभ नहीं थी। मैकाले मिनट भारत की शिक्षा नीति का सबसे विवादित दस्तावेज फिर माना जाता है। फिर आपका वुड्स डिस्पैच आता है। तो 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत का शिक्षा चार्टर भी कहा जाता है, लेकिन इसके उद्देश्य भी विवादास्पद थे। इसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों को महत्व दिया गया। विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। ठीक है, कि क्या करना है कि दोनों लैंग्वेजेस को इसमें इंपॉर्टेंस तो दी गई है, लेकिन आलोचक क्या मानते हैं कि इससे भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कंपनी का शासन मजबूत करना ही था, ना कि भारतीय समाज का समग्र विकास। ठीक है, तो ये लोग भारतीय समाज का समग्र विकास तो नहीं चाहते थे, बस क्या चाहते थे कि इनकी जो कंपनी है उसका जो शासन है, कंपनी का जो शासन है वो क्या होता जाए, बस मजबूत होता जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति पर विवाद 3 मुख्य कारणों से उभरा है, क्योंकि इन्होंने भारत की जो परंपरा वाली जो शिक्षा थी उसकी इन्होंने अवहेलना की। दूसरा, इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को थोपने की कोशिश करी थी। और तीसरा, इनका शिक्षा का जो लक्ष्य था वो केवल यही था कि ये अपने शासन की सुविधा चाहते थे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जो भी हमें सामाजिक भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं उन पे हमें चर्चा करनी है। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत में हम क्या देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के, जाति, लिंग, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन इन्हीं विविधताओं के कारण कई प्रकार के भेदभाव भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सामाजिक भेदभाव का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी पहचान के आधार पर असमान व्यवहार करना। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समूह हो, जब हम उनके साथ उनके किसी भी मुद्दे को लेकर, उनकी जाति को लेकर, भाषा को लेकर असमान व्यवहार करते हैं तो वो भेदभाव के अंदर आता है। तो हमारा सबसे पहले जाति आधारित भेदभाव होता है, जो भारत में निचली और उचली जातियों में हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आपका लिंग आधारित होता है, जो कि लड़कों और लड़कियों के बीच में होता है, यानी लड़कों को ज्यादा महत्व देना, लड़कियों की शिक्षा में कमी करना, दहेज जैसी प्रथाएं हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर आपका धर्म वाला होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद हो गया, तो कुछ जो धर्म होते हैं वो दूसरों के प्रति गलत धारणाएं पहले से बनाकर रखते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में धर्म के आधार पर अलग अलग बस्तियां बन जाती हैं। रोजगार या किराए के मकान में भी धार्मिक पहचान कई बार बाधा बनती है। इसके अलावा आर्थिक भेदभाव होते हैं। आर्थिक भेदभाव यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक बड़ा अंतर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आर्थिक भेदभाव के बाद आपके भाषा के आधार पर भेदभाव आप देखते हो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा को लेकर पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं। महानगरों में बाहरी राज्यों से आए लोगों के प्रति दूरी होती है। भाषा को लेकर जो लोग हैं दूसरों को हीन नजरों से देखते हैं। और दिव्यांगता के आधार पर, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो स्पेशल होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, तो उन लोगों के साथ अक्सर स्कूल में, नौकरी में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। सहानुभूति की जगह दया का भाव रहता है। ये सारी समस्याएं हैं जो उन लोगों को मुख्य धारा से दूर करती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी विभिन्न प्रकार के मैंने आपको भेदभाव बताए हैं, अपने आंसर के अंदर आपको इन सभी भेदभावों को बहुत इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 1857 के जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। तो 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक और सैन्य कारण थे, जिसमें हम सारे कारणों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो भारत अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई कठोर नीतियां भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनाई। ठीक है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। इस नीति के तहत बिना उत्तराधिकारी वाले या गोद लिए वारिस वाले राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में ले लेती थी। जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर आदि की जो पूरी दीवानी थी वो इन्होंने ऐसे ही हथिया ली थी, क्योंकि ये लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर आपका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है और आपका गोद लिया हुआ जो बच्चा है वो आपका वारिस नहीं माना जाएगा। अनेक भारतीय राजाओं की सत्ता कम कर दी गई, जिससे बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया था। अवध जैसे बड़े राज्य को कुशासन का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने हथिया लिया। इसने सैनिकों और जनता दोनों को नाराज कर दिया था। तो कई सारे राजनीतिक कारणों के बाद आप बताएंगे गाइस आर्थिक कारणों के बारे में। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारी भूमि राजस्व और कठोर वसूली के कारण किसान कर्जे में डूब गए। भारतीय हस्तकला और कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने अपने कारखाने के सामान भारत में सस्ते दाम पर बेचे, जिससे कारीगर जो भी थे बेरोजगार आपके हो जाते हैं। व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ने से व्यापारी वर्ग भी बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था। इसके बाद आपके सामाजिक कारणों में आता है कि जो भारतीय समाज है और धर्म में सुधार के नाम पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया।
विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, बाल विवाह पर रोक लगाई। ये कुछ ऐसी नीतियां थी जो लोगों को उस टाइम पे क्या लग रही थी कि पश्चिमी हस्तक्षेप हो रहा है यहाँ पे, कि जो पश्चिमी जो सरकार है वो हमारे धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रही है। उसके अलावा जो मिशनरी आ रहे थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना चाहते थे। जाति व्यवस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों में सरकारी दखल से लोगों में भय और असंतोष पैदा हो जाता है। फिर होते हैं आपके प्रशासनिक कारण। तो उच्च पदों पर भारतीयों को जगह नहीं मिलती थी। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजस्व पदों पर अंग्रेजों का कब्जा देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, फिर गाइज आपके क्या होते हैं, सैन्य कारण होते हैं। तो विद्रोह का सीधा कारण सेना में असंतोष भी था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था। दूसरा, उन्हें विदेशों में भेज देते थे जहाँ पे जाति और धर्म से जुड़ी कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ता था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में जो बताया कि चर्बी की अफवाहें उड़ने लग गई थी, और भारतीय सैनिकों का मान सम्मान लगातार यहाँ पे कम हो रहा था। राइफल के कारतूसों को दांत से काटकर उन्हें खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको ठेस पहुंच रही थी। इसी कारण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की और यह तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो इस प्रकार जो आपका विद्रोह है केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और भी कई सारे जो कारण हैं वो इसमें शामिल थे। और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता के व्यापक असंतोष और असंतोष और स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, तो विद्रोह उन्होंने क्यों करा था, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा असंतोष था, और दूसरा जो जनता है वो स्वतंत्रता की चाह रखती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।